चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। टॉपिक है हेरिडिटी और वेरिएशन, यानी विरासत और विविधता। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में समझेंगे। रेडी? बिल्कुल। और देखो, ये टॉपिक वैसे तो टेक्स्ट बुक में बड़ा सीरियस दिखता है, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा है। मतलब आप अपने पापा की नाक और मम्मी की आंखें क्यों पाए, या आपकी क्लास में सबके कान अलग अलग क्यों दिखते हैं, सबका जवाब इसी चैप्टर में छुपा है। सही पकड़े हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बच्चे उसके जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अलग भी। जैसे एक शुगर केन का खेत देखो, सब पौधे ऑलमोस्ट एक जैसे, लेकिन इंसानों में देखो हर कोई अलग अलग दिखता है। क्यों? वेरिएशन। और वेरिएशन दो तरीके से आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो उसके बच्चे ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी होते हैं, बस डीएनए कॉपिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माइनर डिफरेंस आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जैकपॉट है, मम्मी पापा का दोनों का डीएनए मिक्स, तो वेरिएशन का लेवल नेक्स्ट लेवल। और यही वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सोचो अगर सारे बैक्टीरिया एक जैसे हैं और अचानक हीट वेव आ जाए, तो जिनमें हीट सहने की ताकत है वही बचेंगे, बाकी टाटा बाय बाय। तो वेरिएशन का होना मतलब स्पीशीज की इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आते हैं हेरिडिटी पर, यानी ट्रेट्स कैसे पास होते हैं जनरेशन दर जनरेशन। मेंडल अंकल को याद करो, जिन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। टॉल प्लांट इनटू शॉर्ट प्लांट, वायलेट फ्लावर इनटू व्हाइट फ्लावर। और फिर उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे, कोई बीच का नहीं। मतलब एक ट्रेट डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव। और मेंडल ने ये भी बताया कि हर ट्रेट के दो वर्जन्स होते हैं, एक मम्मी से एक पापा से। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी। अगर दोनों अलग हैं तो डोमिनेंट वाला दिखेगा, रिसेसिव वाला छुप जाएगा। जैसे टॉलनेस डोमिनेंट है, शॉर्टनेस रिसेसिव। और मजेदार बात, जब F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में 3:1 का रेशो आया, 3 टॉल 1 शॉर्ट। यानी रिसेसिव ट्रेट छुपा नहीं, बस दबा हुआ था। मेंडल ने इसे फैक्टर कहा, आज हम इसे जीन बोलते हैं। और मेंडल ने एक और रूल बताया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अलग अलग ट्रेट्स जैसे सीड शेप, राउंड या रिंकल्ड, और सीड कलर, येलो या ग्रीन, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिट होते हैं। तो F2 जनरेशन में नए नए कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, टॉल, रिंकल्ड, शॉर्ट, राउंड, एटसेट्रा। जेनेटिक्स का ये जादू क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। हर सेल में क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, एक मम्मी से एक पापा से, लेकिन जर्म सेल्स यानी स्पर्म या एग में सिर्फ एक सेट रहता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों सेट्स मिलकर फिर से पेयर बना लेते हैं। इसी से डीएनए की स्टेबिलिटी बनी रहती है। और यही मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन में भी काम आता है। इंसानों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। फीमेल्स XX, मेल्स XY। मम्मी हमेशा X देती हैं, पापा X या Y दे सकते हैं। अगर बच्चा X लेता है पापा से तो गर्ल, Y लेता है तो बॉय। तो जेंडर का फैसला पापा के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके हैं। कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर से सेक्स डिसाइड होता है, कुछ स्नेल्स तो मूड के हिसाब से सेक्स बदल लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस में जेनेटिक्स ही बॉस है। अब एक क्विक एक्टिविटी, अपने क्लास में सबके कान देखो, फ्री ईयर लोब या अटैच्ड ईयर लोब। फिर पेरेंट्स के कान देखो, कोरिलेट करो। आपको इनहेरिटेंस का लाइव एग्जांपल मिल जाएगा। फ्री ईयर लोब डोमिनेंट है, अटैच्ड ईयर लोब रिसेसिव। और अगर कोई पूछे वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल में कैसे हेल्प करता है, सिंपल। एनवायरनमेंट बदलता रहता है, तो जिनमें यूजफुल वेरिएशन है वही सर्वाइव करते हैं, बाकी आउट। यही एवोल्यूशन की नींव है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से दो बातें पक्की होती हैं, ट्रेट्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं, और अलग अलग ट्रेट्स इंडिपेंडेंट इनहेरिट होते हैं। और हाँ, दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, क्योंकि दोनों से एक एक जीन सेट आता है। अब एक ट्रिकी सवाल,
अगर एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी पत्नी का ओ और बेटी का भी ओ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है? नॉट इनफ इन्फो, क्योंकि ए हो सकता है एओ और ओ तो ओओ ही होगा। जब तक दोनों पेरेंट्स के जीनोटाइप कंफर्म ना हो, डोमिनेंस का पता नहीं चलता। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इनहेरिटेंस सिर्फ डीएनए सीक्वेंस से नहीं, एपिजेनेटिक्स से भी हो सकती है। एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं और कभी-कभी ये चेंजेस अगली जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। और नॉन कोडिंग डीएनए, जिसे पहले जंग डीएनए समझते थे, वो भी जीन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोमोटर्स, एनहांसर्स, साइलेंसर्स, सब कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स में ही होता है। तो आज का टेकअवे, वेरिएशन और हेरिडिटी दोनों जरूरी हैं। वेरिएशन से सर्वाइवल पॉसिबल है, हेरिडिटी से ट्रेट्स रिलायबली पास होते हैं। डोमिनेंट, रिसेसिव, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन सब जेनेटिक्स का पार्ट है। और मेंडल अंकल को सल्यूट, जिनकी मटर की खेती ने जेनेटिक्स की दुनिया बदल दी। अब कोई पूछे हेरिडिटी, वेरिएशन, डोमिनेंट, रिसेसिव, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन, सब एक्सप्लेन कर सकते हो। और हाँ, एग्जाम में अगर पूछा जाए मेंडल के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, तो याद रखना ट्रेट्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं और अलग-अलग ट्रेट्स इंडिपेंडेंट इनहेरिट होते हैं। और अगर प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे डॉग की कोट कलर का डोमिनेंट ट्रेट पता करना है, तो अलग-अलग डॉग्स ऑब्जर्व करो, उनके पेरेंट्स का कलर नोट करो और पैटर्न्स निकालो। जेनेटिक्स डिटेक्टिव बन जाओ। जेनेटिक्स बोरिंग नहीं है, बस सही नजरिए से देखो। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग साइंस टॉपिक्स के साथ। तब तक क्यूरियोसिटी हाई रखो और टेक्स्ट बुक को दोस्त बना लो। और अगर कोई मेंडल की तरह गार्डन में एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो मटर के बीज रेडी रखो। सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो।